नमस्कार बच्चों, मैं समीर वर्मा आज के मोटिवेशनल लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किसी भी चीज़ में, पढ़ाई के फील्ड में आप लोग सफलता कैसे प्राप्त करें। सफलता के कई मायने हो सकते हैं आप लोगों के प्रॉस्पेक्टस से। कुछ लोग सफलता बिल्कुल करंट वाली चीज़ों को देखते हैं, जैसे आप 12th में हो, 11th में हो तो उसमें बहुत अच्छा प्रतिशत ला लेना आपको सफलता लगती है। अपने स्कूल में, अपने एरिया में, अपने ज़िले में फर्स्ट रैंक ला लेना आप सफलता मानते हो। कुछ बच्चे सफलता के कुछ अलग मायने सोच कर रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आफ्टर 12th एक अच्छा सा आगे का जो आपका टारगेट है, यानी कि कोई भी कॉलेज हो, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, या कि कुछ बच्चे अपना और भी बड़ा टारगेट बना के चलते हैं, तो उसको प्राप्त कर लेना आपके लिए सफलता है। कॉलेज की पढ़ाई को, अच्छा कॉलेज प्राप्त कर लेना। अच्छा, कुछ लोग इसके ऊपर भी सोचते हैं। वो एक प्रोफेशन विशेष का चुनाव करते हैं कि जैसे कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, वहाँ जाने के बाद एक बहुत अच्छी कंपनी में इंजीनियर बन गए, सरकारी इंजीनियर बन गए, तो जब आप बन गए उसको सफलता आप मानते हो इंजीनियरिंग कॉलेज भर। तो ये सफलता के अलग अलग आपके एम होते हैं, लक्ष्य होते हैं। आप जैसा भी सेट करते हो उसके अनुसार अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो। तो आज मैं आपको यही लक्ष्य आप कैसे भेद पाएं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी ही बातें उन सभी चीज़ों के लिए है जो आपके दिमाग में सर्वाधिक मुझे मिली। जैसे क्वेश्चन मुझसे बच्चे सर्वाधिक पूछे, जैसे जो करंट के स्टूडेंट हैं वो ये पूछते हैं, सर हम कैसे पढ़ें कि हमें अच्छा नॉलेज मिले। और अगर अच्छा नॉलेज मिलेगा तो आप 12वीं में या आपके जो भी एग्ज़ाम है उसमें अच्छा नंबर भी पाओगे। या कि कुछ लोग बोलते हैं, सर कैसे पढ़ें कि हम अपना जो लक्ष्य बना के रखे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में या किसी अन्य कॉलेज में, जो आपका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त कर लें। वो सेकंड टाइप के लोग हो जाते हैं। और थर्ड टाइप के लोग यही कि हम भविष्य में ऐसा कैसे बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों को जानने के लिए हमारे दिमाग में दो प्रकार के क्वेश्चन होना आवश्यक है, क्योंकि जब 10th तक आप लोग पढ़ते हैं तो मैंने देखा कि जो भी बुक आपके पास होगी सारी बुक्स आप लोग पढ़ोगे। और मैक्सिमम 10th तक में मैं ये देखा हूँ कि ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज की बुक नहीं होती हैं। जो भी आपका बोर्ड होता है, निगम होता है, जैसे मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, सीबीएसई वालों के लिए सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी बुक्स, तो उसको आप लोग टारगेट अपना बना लेते हो। तो 10वीं तक तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होती है। परेशानी यहाँ आके खड़ी होती जब आप 11th और 12th में आते हो। सबसे पहली बार आपको सरकारी बुक्स यानी कि निगम और एनसीईआरटी बुक्स के अलावा मेनी अदर कंपनीज की बुक सामने आपके सामने आती हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो सफलता का क्वेश्चन पहले 10वीं तक ये हुआ करता था कि सर कैसे पढ़ें तो सफल हो जाएं, वो क्वेश्चन अब दो भागों में हो जाता है आपके सामने। आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में बनता है कि हम सर किताब कौन सी लें। भाई मैंने अभी अभी आपको बताया कि 10वीं तक मैक्सिमम केवल एक ही बुक आपकी चलती है। जैसे अच्छा बड़े शहरों में चले जाएं अपन लोग, जहाँ मतलब काफ़ी सारी बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे मैथ की मैं चर्चा करता हूँ। जैसे मैथ में एक निगम की बुक तो आपके लिए चलती ही चलती है, सरकारी बुक जिसे आप लोग बोलते हो, गवर्नमेंट के द्वारा जो छापी जाती हैं। दूसरी वहाँ पे मैथ में मैक्सिमम जो चलने वाली बुक है आर डी शर्मा सर की है। और भी दो तीन अच्छे पब्लिकेशन होते हैं, उनका भी बच्चे यूज करते हैं। पर चूंकि दो ही तीन अलग अलग बुक्स हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज आप वहाँ पे नहीं रहते हो। मैक्सिमम बच्चों को मैं देखा कि एक तो वो गवर्नमेंट वाली बुक रखते हैं, साथ में एक आध दो राइटर्स की अच्छी की बुक रख लेते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ उत्पन्न नहीं होता। पर जैसे ही आप 11th में आते हो तो आप भी जानते हो कि हज़ारों अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल है मार्केट में, और सारी ही बुक बहुत बेहतरीन है ना।
क्या है कि बुक में नॉलेज होता है, और नॉलेज जहाँ भी होगा वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ी होती है कि जब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना। इस स्थिति में टीचर से आप सजेशन लेने जाते हो, और टीचर भी आपको बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, जो उस मार्केट में, आसपास के मार्केट में आसानी से अवेलेबल चीज़ें होती हैं, वही उसी का आपको सजेशन देते हैं, और सही भी आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हो। तो आइए इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर अपन लोग ढूंढते हैं कि हमें कैसे सेलेक्ट करना चाहिए कोई चीज़, और कैसे हम सफलता को इन दोनों क्वेश्चनों के आधार पर देखेंगे कि हम कैसे सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो इस समय कई बच्चे भी मुझसे ये पूछे थे किताब कौन सी लें सर, किस कंपनी की लें। तो आइए चर्चा करते हैं। किताबों में मैं प्राइवेट कंपनी की किसी भी किताब की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सारी बुक्स अपने आप में बहुत बेहतरीन होती हैं। मैं यहाँ पे पहले चर्चा स्टार्ट करूँगा वो किताब जो आपको आसानी से अवेलेबल है ना, जो कि NCERT की बुक है। मैं पूरी तरह से इसके बारे में चर्चा करूँगा आज आप लोगों से। NCERT की बुक्स, सबसे पहली बात, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं उनको फ्री में अवेलेबल हो जाती है, स्कूल की तरफ से मिल जाती है, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनको फ्री में अवेलेबल नहीं होती है, और कभी कभी मार्केट में भी खरीदने पर भी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए आपको बता दूं, प्ले स्टोर और इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइटें हैं जो फ्री में आपको ये सारी की सारी बुक्स प्रोवाइड करवाती हैं, तो आप उसमें जाकर ये बुक्स ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं NCERT की बुक में क्या क्या होता है, और इसके बाद हम देखेंगे कि क्यों हम सेलेक्ट करें और कौन सी बुक हम सेलेक्ट करें, है ना। तो NCERT की बुक को जब आप खोल के देखोगे तो प्राइवेट कंपनीज की बुक की अपेक्षा काफ़ी पतली होती हैं, और आप इसी में ये सोच लेते हो कि शायद इसमें उतना नॉलेज ना हो जितना कि प्राइवेट कंपनीज की बुक्स में है, तो आप कंफ्यूज होने लगते हो। तो मैं बताता हूँ, NCERT में जो लिखा गया है लैंग्वेज है वो बहुत शार्ट एंड स्वीट है, ठीक है। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूँ, आप जानते हैं कि कोई भी बोर्ड जो सिलेबस डिसाइड करता है वो उसी बुक के आधार पर डिसाइड करेगा जो भाई उसने प्रोवाइड करवाई है। जैसे कि मैं ही आपको बोलूं कि बेटा मैं आपको सजेशन दे रहा हूं किसी एक प्राइवेट कंपनी की बुक का, और जब मैं आपका टेस्ट लेने जाऊंगा तो किसी तीसरी बुक का ले लूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपसे बनेगा। सिंपल एग्जांपल है कि मैं आपको साल भर पढ़ा रहा हूं भौतिकी, कल टेस्ट लेने जाऊं तो इतिहास के क्वेश्चन आपके में डाल दूं, तो भैया आपको बुरा भी लगेगा और दूसरा आपसे बनेगा भी नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा भौतिकी है और क्वेश्चन आ रहा है इतिहास का। तो यही लैंग्वेज है कि अगर सरकारी, जैसे मतलब जैसे MPBSE हो गया या फिर CBSE हो गया या फिर अन्य कोई भी बोर्ड हो गए, तो ये क्वेश्चन जो देंगे तो उसी प्रॉस्पेक्टस से, उसी सिलेबस में से देंगे जो वो बोलेंगे कि भैया आप ये पढ़ो साल भर। अगर उस सिलेबस के बाहर का ये क्वेश्चन दिए तो भाई आप उसका विरोध करोगे, और काफ़ी आप ही क्या पूरा जहाँ जहाँ उसका एग्ज़ाम देंगे सभी करेंगे। तो इसलिए पहली बात तो आप ये लोग जान लीजिए कि 100% नॉलेज आपके NCERT बुक में है, भले वो देखने में पतली है। दूसरा, नीचे मैंने बोर्ड के भी नाम लिख दिए, मेनली वो बोर्ड लिखे जहाँ के आप हो। आपके यहाँ MP में जैसे CBSE बोर्ड चल रहा है या फिर MPBSE बोर्ड चल रहा है, MPBSE बोर्ड चला रहा है। इसके अलावा ICS वगैरह ये कई बोर्ड अलग अलग चलते हैं यहाँ पे, जो कि CBSE से ही जुड़े हुए सारे हैं। और लगभग लगभग पूरे की इंडिया में अब जो बुक्स हैं, भले बोर्ड आपका अलग अलग होगा लेकिन बुक्स NCERT ही चलने लगी है, जो कि CBSE अप्रूव करता है इन बुक्स को। तो सिंपल बात है कि सिलेबस पूरा एक जैसा है, और सिलेबस क्या है जो कि NCERT में है। एक जो कमी देखने में मिली है, कई बच्चों के द्वारा भी सुनने में मिली है, वो लास्ट नीचे लिखा हुआ है कि इसकी लैंग्वेज जो लिखने की वो हार्ड है। इस पर ज़रूर हम लोग सबसे अधिक चर्चा करेंगे। बाकी जो चर्चाएं हुई तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। इस पर चर्चा जब हम करने जाते हैं हार्ड लैंग्वेज पर, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि प्राइवेट बुक्स और NCERT बुक्स में क्या डिफरेंस है। पहले ये समझिए तो आप लैंग्वेज समझ जाएंगे कि हार्ड क्यों लगती है उसकी। देखिए, NCERT बुक में कोई भी एक कॉन्सेप्ट हुआ, कोई भी एक मुख्य बिंदु होता है,
उस मुख्य बिंदु को वो लिखेंगे और उससे संबंधित एक उदाहरण आपको वहीं पे दे दिया जाएगा, है ना। और बहुत छोटे छोटे मतलब एकदम से शॉर्ट टाइप में दिया जाएगा आपको। उनका ये मानना होता है कि आप 12वीं तक पढ़ चुके हो तो समझदार इतने तो हो ही गए हो कि ये लैंग्वेज आप समझ जाओ। तो जब आप पढ़ते हो तो केवल एक एग्जाम्पल आपको मिलता है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो बहुत की पढ़े हुए हैं बच्चे, और अगर यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ चुके हो तो उसमें एक गॉस प्रमेय आया था, ठीक है। अब इसे हम मुख्य बिंदु मान लें अपना गॉस प्रमेय को, और फिर क्या करें, गॉस प्रमेय हम पढ़ते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक में अगर देखने जाते हैं तो इसके अनुप्रयोग तीन ठो लगभग दिए हैं, आप ऐसा मान के चलिए। तो आपने पहले मुख्य कॉन्सेप्ट को पढ़ा और उसके 3 अनुप्रयोग पढ़े तो आपको अधूरापन महसूस हुआ। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पर 1 या 2 ही दिए हुए हैं। अगर आप न्यूमेरिकल लगाते तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाता उसका। पर यही प्राइवेट बुक्स में अपन आ जाएं तो क्या किए हैं कि पहले गॉस प्रमेय लिख दिए हैं, फिर गॉस प्रमेय से हल होने वाले कई सारे उदाहरण दे दिया है उन्होंने उसके बारे में। तो जब आप कई सारे उदाहरण लगाते हो तो तुरंत आपको वो समझ में आ जाता है, ठीक है। जब वो समझ में आ गया तो उसके अनुप्रयोग आपको 3 न देकर 5-6 दे दिया, और जब इतने अनुप्रयोग आप पढ़े तो अपने आप आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल लूँगा इसी के बारे में बताने के लिए कि एनसीईआरटी और प्राइवेट में डिफरेंस क्या रहता है। सबसे पहला कूलाम के नियम को अपन देखने चलें। जब हम कूलाम के नियम को देखने जाते हैं तो एनसीईआरटी बुक में कूलाम का नियम लिखा है, फिर उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। तो प्रॉपर्टी केवल एक पैराग्राफ में बिना नंबरिंग के दी हुई है। तो जब आप पढ़ने जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक प्रॉपर्टी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। जो अगली लाइन है वो पहले ही प्रॉपर्टी का हिस्सा है या अगली प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक ना। एनसीईआरटी में कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ। दूसरा, एनसीईआरटी में उससे संबंधित न्यूमेरिकल 1 या 2 ही दिए गए हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे दिए गए हैं। पर प्राइवेट बुक्स में आए तो पहले आपका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, उसका इतिहास लिखा हुआ है कि इन्होंने खोजा, ऐसा है वैसा है, ये 50 चीज़ें जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा है लेकिन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लिखा हुआ है। फिर उससे संबंधित कई सारे उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए, न्यूमेरिकल हल करवा दिया आपको, तो आपका पहले ही कूलाम का नियम बिल्कुल क्लियर हो गया आपके दिमाग में। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी को भी इसकी अलग अलग पॉइंट वाइज कर दिया, तो आप जल्दी जल्दी उसे समझ गए पढ़कर। तो यही डिफरेंस है, ये मोटी होने का और वो पतली होने का जो मेन डिफरेंस है वो यही है बच्चों, कि इसमें एक चीज़ के बारे में कई सारे एग्जाम्पल दे दिया है और उसमें एग्जाम्पल्स कम है, वही शॉर्ट में आपको और अच्छी भाषा का प्रयोग करके आपको बताया गया है। तो ये 2 डिफरेंस इन बुक्स में हुए। तो मेरा सजेशन ये है कि आप एनसीईआरटी की बुक तो फ्री में नेट से प्राप्त कर सकते हो, तो उसे आप रखिए। और प्राइवेट कंपनीज की बुक तो आप ख़रीदते ही हो, तो कोई भी ले लीजिए जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, जिसकी भाषा आपको पसंद आए, ज़्यादा समझ में आए। तो ये है। तो पहला सजेशन मेरा यही होगा कि आप और बुक रखिए कि ना रखिए प्राइवेट, लेकिन एनसीईआरटी की बुक ज़रूर रखिए, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे आपके टीचर आपको अगर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल आपको कई सारे बताएंगे, कोई भी टीचर हो। तो एनसीईआरटी बुक रखना अत्यंत आवश्यक है। बाद में आप प्राइवेट बुक्स को देखिए जो भी आपको इस टीचर सजेस्ट करें या आपको पसंद आए। फिर दूसरी चीज़, आप इस समय लॉकडाउन चल रहा है आपके यहाँ, कोरोना महामारी का प्रकोप है, आप मार्केट तक भी नहीं जा पा रहे हो, ज़्यादातर जब ज़रूरी काम होता है तभी जा रहे हो। दूसरा, इस लॉकडाउन के चलते काफ़ी सभी को फाइनेंशियली समस्या का सामना करना पड़ा, तो आप अपने मम्मी पापा से इस समय जिद भी कर रहे हो, मम्मी पापा मतलब मुझे बुक्स चाहिए, बुक नहीं दोगे तो आप मोबाइल दिलवाओ ऑनलाइन वगैरह स्टडी करने के लिए। तो ये सब मायने नहीं रखता। आपके घर में अगर एक मोबाइल भी है तो आप अगर एक काम करिए कि एक एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लीजिए, उसका एक पन्ना रेगुलर पढ़िए, और एक पन्ना पढ़ने में मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। इतना भी मोबाइल अगर आपके मम्मी पापा आपको दे रहे हैं तो आपका काम चलता रहेगा फ़िलहाल का। फिर यहाँ तक बात होने के बाद आगे अपन लोग चर्चा करते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको बुक कौन सी सेलेक्ट करना है और क्यों करना है,
और मेरा सजेशन सबसे पहला यही होगा कि आप एनसीईआरटी बुक को ही टारगेट करें। इसके पक्ष में आपको एक प्रमाण भी मैं देना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक को क्यों सेलेक्ट करें। आप मोबाइल मिल ही जाएगा यूट्यूब चलाने के लिए, आधा घंटा के लिए आप एक मोबाइल उठाइए और उसमें जो बड़े एग्ज़ाम आप लोग क्रैक करना चाहते हो, इस बड़े एग्जाम से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपका पहला टारगेट 12th बोर्ड है, अभी तुरंत का एम आपने 12th बोर्ड में अच्छा नंबर लाना बनाया है, तो आप खुद से सोचिए कि जब सलेबस प्रिफर्ड कर रहा है सीबीएसई बोर्ड या एमपीवीएसई एनसीईआरटी का, तो क्या वो एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन देगा? कभी नहीं। मैथ के बच्चों की ये सर्वाधिक समस्या होती है, क्योंकि फिजिक्स वगैरह तो क्या है कि ज़्यादा थ्योरियाँ पूछी जाती हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो थ्योरी तो सभी में अवेलेबल है और न्यूमेरिकल्स जो है तो थ्योरी के आधार पर आप लगाना सीख लेते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, पर मैथ वालों की प्रॉब्लम होती है, उनको सवाल लगाना होता है अलग अलग। तो वो हमसे अक्सर बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है, तो हम उसमें सफल हो पाएंगे कि नहीं। पिछले एक आध साल के एक बच्चे से मैंने बात की थी इसके बारे में थोड़ा सा, और उससे जब मैंने पूछा कि भैया क्या है 12th के लिए जो आपका पेपर आपने दे लिया है, तो उसमें कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, किस बुक से, तो उसका जवाब था बच्चों की सारे के सारे क्वेश्चन सर एनसीईआरटी से आए थे, बस एक या दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं था, वो शिवलाल सॉरी मैं किसी भी प्राइवेट कंपनी की बुक का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो किसी अन्य प्राइवेट कंपनी की बुक से था, जो कि एनसीईआरटी में सवाल नहीं था। मैंने फिर उससे वहाँ पे चर्चा की, तो मतलब वो बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन था या फिर एनसीईआरटी से मिलता जुलता, तो नहीं सर एनसीईआरटी से मिलता जुलता ही था, उसके जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी हमें सॉल्व करवाया था, पर शिवलाल बुक में सॉरी किसी प्राइवेट बुक में अच्छे से दिया हुआ था। मैंने उससे पेपर मांगा कि पेपर दिखाइए कौन से क्वेश्चन बाहर से थे। जब उसने मुझे क्वेश्चन दिखाया, पेपर दिखाया, तो उसमें मैं टारगेट किया, उससे पूछा, तो उसने बताया कि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे सर, और ये वाला क्वेश्चन बाहर से था। मैं तुरंत उसी समय क्या किया कि उस क्वेश्चन का चैप्टर देखा कि किस चैप्टर का है, और एनसीईआरटी जो आपको मेन बुक आपके पास होती है, उसके अलावा एक और बुक भी पब्लिश करती है, जिसे एग्जाम्पलर या प्रश्न प्रदर्शिका बोला जाता है। लगभग हर विषय का ये रहता है। तो मैंने वो बुक डाउनलोड की, प्रश्न प्रदर्शिका या एग्जाम्पलर, गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश्ड बुक है आप ही की क्लास के लिए। तो मैं उसने देखा तो वो क्वेश्चन मुझे तुरंत मिल गया। तो आप लोग अपने दिमाग में एक बात रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी ऐसी चीज़ें एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा, 100% एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी की मेन बुक या थोड़ा बहुत एग्जाम्पलर। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जैसे मैं कूलाम के नियम के लिए आपको एक क्वेश्चन लगवा रहा हूँ कि दो आवेश इतने इतने हैं, इनके मध्य की दूरी इतना है। मैंने आपको लगवाया था, एनसीईआरटी ने आपको लगवाया था कि दोनों आवेश 2-2 कूलाम के हैं, उनके मध्य की दूरी 4 मीटर है, तो इनके मध्य बल कैलकुलेट करिए। तो हो सकता है परीक्षा में ऐसा दे दे कि दोनों आवेश 4-4 कूलाम के हैं और इनके मध्य की दूरी 1 मीटर है, यानी कि इनका डाटा बदल दे, पर लगाना उसी तरह होगा, है ना। तो आप बेफिक्र रहिए, सलेबस आपका 100% एनसीईआरटी है, तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और होता है, टीचर्स जो स्कूल में है वो मैं इस समय देख रहा हूँ वो शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज का यूज करके आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर जो कोचिंग वगैरह में टीचर हैं इन छोटी जगहों पर, वो आपको क्या करते हैं, आपका टारगेट बताएंगे कि आईआईटी एनआईटी ये वो फलान ढिकान 50 टारगेट बताएंगे, और फिर आपसे ऐसा बोलेंगे कि इसलिए हम आपको एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा थोड़ा सा। आप लोग ये सोचिए बेटा कि जो आईआईटी, नीट या कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है जो 12वीं लेवल पर हो रहा है इंडिया के अंदर, यानी कि 12वीं पास बच्चों के लिए हो रहा है, तो जब ये एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम वो इंडिया में ले रहा है, लेकिन क्या अमेरिका का सिलेबस वो चलाएगा? कि मतलब एक 12वीं के बच्चे के लिए जो इंडिया में सिलेबस है उससे क्वेश्चन देगा वो, या उसी लेवल के अमेरिका वाले बच्चे के लिए जो सिलेबस चल रहा है उससे क्वेश्चन वो देने जाएगा? ये बात तो आप बहुत अच्छे समझ सकते हो कि निश्चित है कि चूंकि इंडिया में एग्ज़ाम हो रहा है तो इंडिया का ही सिलेबस वो चलाएगा।
ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पोर्शन इसमें। तो इंडिया का सिलेबस क्या है उस लेवल के बच्चे के लिए? निश्चित तौर पर जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस तो 12वीं के बच्चे के लिए है नहीं, तो कॉलेज वाले सिलेबस से क्वेश्चन तो आपको देने नहीं जाएगा। तो सिलेबस कहाँ पे आके रुकता है आपका? सिलेबस आके रुकता है यही एनसीईआरटी का सिलेबस, यानी कि जो इसका सिलेबस है क्वेश्चन भी आपका यहीं से होगा, यहाँ से बाहर से नहीं होगा, है ना। फिर इतना बताते ही कि एनसीईआरटी से आप लोगों के मन में तुरंत आया कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से होने हैं, तो आप तुरंत दूसरा पेपर कोई उठाए पिछला, इसका जो भी एग्ज़ाम आपके प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, नीट एंड आईआईटी और भी जितने भी इंडिया के अंदर एग्ज़ाम अलग अलग होते हैं, और उसमें से बोले सर देखिए ना ये क्वेश्चन बिल्कुल भी एनसीईआरटी से नहीं मिलता है। मैं तब आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भैया पहले एक काम करिए, एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़िए, फिर उस चैप्टर के अंत में दिए हुए सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाइए, फिर आप एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लगाइए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको वो क्वेश्चन वहीं से मिलेगा, वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पर उसी के जैसा क्वेश्चन होगा। बहुत अगर एक्स्ट्रा किया, मतलब जो कि सर्वाधिक होता है, फ्यूजन का क्वेश्चन आपके सामने होगा। फ्यूजन का क्वेश्चन कैसे? जैसे मान लीजिए अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, तो निश्चित है कि आप बल, इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई और भी जो इस चैप्टर में है उन चीज़ों को निकालने के लिए आपसे पूछा जाता, पर उसने इसके साथ में काइनामेटिक्स इसमें शामिल कर दिया, गतिकी। जैसे मैं एक आध क्वेश्चन पिछले वीडियोज में अपने लगवा भी चुका हूँ कि एक चार्ज है वो इतने मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान है, तो उसके पास रखे चार्ज पर जिस पर वो बल अप्लाई कर रहा है वो कितने मीटर पर सेकंड से गतिमान होगा। देखिए एक्चुअल में हमने कहा क्या लगाया इसमें, कूलाम का नियम जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, पर इसने साथ में क्या कर लिया है, आपसे गति पूछ लिया है, यानी कि संवेग के द्वारा आप निकालोगे, जो कि कहाँ चले जाओगे आप, गतिकी में, गति विज्ञान में। तो क्या आपने समझा? क्वेश्चन उसी प्रॉस्पेक्टस का है, बस उसमें दो अलग अलग चैप्टर जो थोड़ा सा आप अलग अलग वर्षों में पढ़े थे ना, तो उनको फ्यूज कर दिया है, उन दोनों के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया है। तो बस आपने क्या किया कि चूंकि होता क्या है कि आप लोग पिछले कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, इसलिए आपको वो कठिन लगा और ऐसा लगा कि यहाँ के बाहर का है ना। तो इसके लिए आपको क्वेश्चनों का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाएं। और फिर जब ऐसे क्वेश्चनों के अभ्यास के लिए आवश्यकता होगी तो कई हाई लेवल की बुक्स आती हैं जो कि आपकी कंपटीशन लेवल के लिए कम से कम एक एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन, 500, 1000, 1500, 2000 तक क्वेश्चन देती हैं। मैं कई नाम आपको सजेस्ट भी कर चुका हूँ, ये नाम आपको मैं बोल दे रहा हूँ प्राइवेट कंपनीज का भी, जैसे कि जीडी लड़ीवाला सर की सबसे अच्छी बुक फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा साहब की, और भी ऐसी कई सी बुक आती हैं, यूनिवर्सल एक्सप्लोरर, है ना। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज की बुक आती हैं। तो वो तो फिर आपका बाद का मैटर है अभ्यास करना, पहले आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो जो कि एनसीईआरटी से होगा, और जब वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप अभ्यास के लिए इन बुक्स में चले जाइए। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। तो जो भी आप टारगेट बनाएंगे अपने विषय से रिलेटेड, है ना, जितना भी बड़ा टारगेट, चाहे वो आईआईटी और नीट या एम्स का ही एग्जाम क्यों ना हो, तो वो सारा का सारा कहाँ से क्लियर हो रहा है? पहला स्टेज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना जो कि एनसीईआरटी से क्लियर होगा, और अभ्यास के लिए आप कोई भी बुक रख सकते हो। सारी प्राइवेट बुक्स में लास्ट में, एनसीईआरटी में जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं दिया है अभ्यास के लिए ज़्यादा, पर सारी की सारी प्राइवेट बुक्स में आपको इन चीज़ों के अभ्यास के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतना सुनने के बाद आपके दिमाग में बुक से संबंधित सारे फंडे आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे, है ना। मैं दूसरी बात पर जो आ रहा था वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज तब होते हो जब आप जिस टीचर से पढ़ने जा रहे हो, तो स्कूल वाले टीचर तो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो सीधा और सिंपल एनसीईआरटी प्योर पढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि सिलेबस वो है। पर छोटी मोटी कोचिंग होती हैं, आप वहाँ जाते हो और वो सर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो वहीं से आपका कन्फ्यूजन मेन तैयार होता है। तो आप अपना टारगेट यही बनाइए बेटा, आप पहले स्टेज में हैं जहाँ पे आपका मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप प्रयास यही करिए कि एनसीईआरटी को वो किसी भी बुक से पढ़ाएं, आप पढ़ते रहिए जैसा बता रहे हैं, पर उनसे रिक्वेस्ट करके आप पहले एनसीईआरटी को भी क्लियर करवाइए साथ में, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुक का फंडा आपके लिए क्लियर हो गया है। एक छोटा सा मैं आपको सपोर्ट के लिए उदाहरण देने जा रहा था कि आप कैसे ये महसूस करोगे कि एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है।
मैं पहले कैसे किया इस चीज़ का वेरिफिकेशन, मैं कैसे किया, और फिर ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कर पाओगे। मेरे कई मित्र लोग अलग अलग जगहों पर हैं, बड़ी जगहों पर, जहाँ मतलब पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध माना जाता है उन जगहों को, यही प्रिपरेशन करने के लिए। तो उन मित्रों से मैं बात किया। अरे हाँ, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है कि सर वहाँ पढ़ रहे हैं अभी ये क्या? नहीं, पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग अपनी कोचिंग खोल चुके हैं, और भी इसी तरह की किन्हीं चीज़ों में वो लोग व्यस्त हैं। तो मैं कुछ अपने मित्रों से बात किया जो कि यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। कुछ ऐसे भी मित्रों से बात किया जो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो और मैं उनसे जब बात किया तो सभी ने कई बुक्स की नाम ली बच्चों को बताने के लिए कि जैसे यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बुक भी पढ़ लीजिए, ये बुक भी लेकर पढ़ लीजिए, समय निकाल निकाल के। पर सारी बुक्स का नाम बताने से पहले एक नाम वहाँ पे महत्वपूर्ण मेरे सामने आया कि आप 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िएगा। यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, आईएएस, आईपीएस और एनडीए वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए। तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या सामने आई कि वहाँ आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने के लिए ज़रूर कहा गया। फिर मैंने आईआईटी के लिए, नीट के लिए जो टीचर जिस विषय की तैयारी करवा रहा है उसके मुंह से भी यही सुना, स्टार्टिंग डेट पर ही या बीच के लेक्चर में भी कई कई बार सुना उनके मुंह से कि बच्चों क्वेश्चन ये सारे मैं लगवा रहा हूँ, लेकिन आप एनसीईआरटी ज़रूर लगा लेना। या कि ऐसा सुना हूँ कि भाई वो जो बच्चे वहाँ कोचिंग करने जा रहे हैं तो 12th निकालने के बाद फिर प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो ये सब ज़रूर बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा क्योंकि आप लोग पहले एनसीईआरटी लगा चुके हो। वो ये मान लेते हैं कि आप फर्स्ट स्टेज कॉन्सेप्ट वाले फेज को 11th-12th में कंप्लीट करके आए हो, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बस उसके लिए आप अलग अलग एग्जाम्पल का अध्ययन करने, अभ्यास करने वहाँ गए हो, तो एनसीईआरटी का यहाँ नाम आता है। तीसरी चीज़, ये तो मैं वेरिफिकेशन किया था, आप वेरिफिकेशन करिए। आपके पास यूट्यूब अवेलेबल हो अगर, या 10-15 मिनट के लिए भी मिले, तो आप कोई भी मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का टॉपिक यूट्यूब में डाल दीजिए, और उसमें कई सारे टीचर्स के मतलब खुल जाएंगे कि वो पढ़ाते हुए आपको दिखेंगे। उसमें से सर्वाधिक लाइक वाला कोई भी आप ओपन करके देखिए। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट का उनका लेक्चर होगा, 1 घंटे का होगा। अगर आप लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो बीच में एनसीईआरटी का नाम जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद उनको बंद कर दीजिए। दूसरे टीचर का भी देखिए, वो भी बीच में एनसीईआरटी का नाम लेंगे। तीसरे भी एनसीईआरटी का नाम लेंगे। अगर नाम नहीं भी लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो जब कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझाना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको लगवाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन में से 1 या 2 एनसीईआरटी का ही वो करवाएंगे पहले आपको। तो इससे भी ये बात स्पष्ट हो जाएगी आपको कि एनसीईआरटी ही सबसे महत्वपूर्ण बुक है, और सर्वाधिक आपको टारगेट कहाँ करना है? एनसीईआरटी बुक पर। ठीक है, और लास्ट में ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा भी बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी की जो मेन बुक होती है वो आपका पहले थ्योरिकल पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करवाती है और कुछ अभ्यास करवाती है क्वेश्चनों का। और फिर जब हम इसके आगे बढ़ना चाहते हैं कि इतना पढ़ने के बाद और अधिक नॉलेज चाहिए कि परीक्षा की दृष्टि से इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से, तो आप एग्जाम्पलर यानी कि प्रश्न प्रदर्शिका उस विषय की आप लगा डालिए। इतने में आपको 11th और 12th के लेवल का 100% नॉलेज मिल जाएगा, और 12th बोर्ड की तैयारी आपकी 100% हो जाएगी। फिर इसके बाद भी आपके पास समय बचता है और थोड़ा बहुत आप लोग अपने कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी देखना चाहते हो, तब आप अभ्यास के लिए कोई भी प्राइवेट बुक सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हर कॉन्सेप्ट के अलग अलग क्वेश्चन आपको लगवाए गए हों, है ना। मैक्सिमम बुक्स में यही रहता है कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं उस कंपटीशन लेवल में, उनको डेट्स वाइज पहले दिया रहेगा। जब आप उनको सॉल्व कर लोगे तो आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बन जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, कुछ अभ्यास के लिए उसी टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको दिए रहेंगे। तो जब आप उनको लगाओगे तो आप लगभग 100% तैयारी में पहुँच जाओगे, ढंग से अगर लगाते हो। तो कंक्लूजन यही कि फर्स्ट स्टेप आपका एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, चाहे वो आप एनसीईआरटी से इंडिविजुअल कर पा रहे हो तो करो, नहीं तो किसी प्राइवेट बुक से भी एनसीईआरटी को ही टारगेट करो, या कि किसी टीचर से भी आप यही रिक्वेस्ट करिए कि एनसीईआरटी को आप टारगेट करके आपको पढ़ाएं, भले एग्जाम्पल वो कहीं का दें कॉन्सेप्ट के संबंधित।
ठीक ना। तो ये तो बात हो गई कि हम बुक किसका सिलेक्शन करें, है ना। सेकंड बात पर अपने चलते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो फिर से यहाँ पे टारगेट की बात हो गई कि आप मेनली 2-3 प्रकार के टारगेट बनाते हो। 11th या 12th को पहले टारगेट करते हो, और कुछ बच्चे इससे आगे का भी थोड़ा सोचते हैं, तो वो फिर 11th-12th के साथ आफ्टर 12th हम क्या करें उसके लिए भी सोचते हैं। मेनली ये इतना ही टारगेट आपका रहता है नॉर्मली। तो दोनों ही कंडीशन में बुक का सिलेक्शन आप कर चुके हो, पर इस टारगेट के लिए हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें ये देखने के लिए चलते हैं। देखिए बच्चों, टारगेट अपना अचीव करने के लिए पहला स्टेप तो यही है कि आप उस क्लास की जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए सबसे पहला। ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि अभी भी मैं बता चुका हूँ कि मेनली एनसीईआरटी को टारगेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। बुक चाहे अदर कंपनी, प्राइवेट कंपनी की कोई भी हो, उदाहरण चाहे कोई टीचर कहीं का भी दे, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका टारगेट करे, एनसीईआरटी का। आप भी टारगेट किसका करिए, एनसीईआरटी का। तो जब इतना आपका हो जाता है तो आप ये मानिए कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। फिर आगे के टारगेट के लिए, जैसे आपने आईआईटी टारगेट बनाया मान लीजिए, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, कि इसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप इकट्ठा करिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मार्केट में चले जाइए, तो हर सब्जेक्ट के 15-15 साल तक के प्रीवियस पेपर्स आपको मिल जाएंगे। पर हाँ, ये काम आपको तभी करना है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तो कई बच्चे बोलेंगे सर कि एनसीईआरटी कंप्लीट होने में दिसंबर तक लग जाएगा, उसके बाद 2 महीने का मात्र समय है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं बेटा, आप जो ये प्रीवियस पेपर्स खरीदिए तो वो देख लीजिए कि उस बुक में चैप्टर वाइज दिया हो। तो जब आपका पहला चैप्टर जैसे कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट आपके, तब आप पहले चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन सबसे पहले आप लगाइए। प्रीवियस क्वेश्चन लगाने पर आपके दिमाग में एक खाका, एक मैप बन जाता है कि इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी इस चैप्टर से आ सकते हैं। आप बात समझ पा रहे हो। तो पहले तो आपके दिमाग में खाका बनना चाहिए। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जब आपके दिमाग में खाका बन चुका है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको जहां भी मिले, जितने भी मिले, सारे को आप सॉल्व कर डालिए। आई बात समझ में। तो बड़ा सिंपल तरीका है इसका बच्चों। पहला ही टारगेट, कॉन्सेप्ट के बाद पहला ही टारगेट आपका जो मतलब पहला ही लक्ष्य, आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहला सेकंड स्टेप जो आपका रहेगा वो प्रीवियस पेपर्स होना चाहिए। 12वीं बोर्ड के लिए भी यही सजेशन है। आप कैसे करते हो तैयारी, सबसे पहले तो आप पूरी बुक पढ़ोगे दिसंबर तक। दिसंबर के बाद आप लोग नॉर्मली यहाँ क्या ट्राई करते हो, परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन का। और परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन में क्या होता है बेटा, वही क्वेश्चन उस चैप्टर के दिए रहते हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है ना। तो चाहे तो आप प्रीवियस पेपर्स इकट्ठा करके पढ़ डालिए, चाहे तो जो भी ये बुक्स आती हैं परीक्षा के इंडिविजुअल प्रिपरेशन के लिए, उनको आप परचेज कर लीजिए। सेम यही चीज़ तो मैं आपको आईआईटी के लिए भी बता रहा हूँ बच्चों, कि सबसे पहले आप प्रीवियस पेपर्स को क्लियर करिए। उससे आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बने कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर आगे के लिए अभ्यास के लिए उसी टाइप के क्वेश्चन आप लगाना शुरू करिए, है ना। तो लगभग लगभग आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। अपने आसपास से मैंने देखा, थोड़ा ये ग्रामीण क्षेत्र है आप लोग जानते हो, यहाँ से देखा कि कई बच्चे 12th में अच्छा खासा परसेंट लेकर गए, 95 प्लस तक, 94 प्लस तक। और इतना लाने के बाद उनके घर वाले उत्साहित होकर उनको बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी भेजे, और वो कोचिंग ऐसी हैं जिनका काफ़ी नाम चलता है, वहाँ से सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। पर उन बच्चों का नहीं हुआ। अपने एरिया से तो किसी का भी अभी नहीं हुआ, ऐसे बड़े एग्ज़ामों में उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बाद में वो बच्चे, भाई 1-1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख इतने तक का फ़ीस है वहाँ का। और हम लोग किसान घरों से हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो अपन को रहती ही है। तो उसके बाद परेशान हुए और आगे के बच्चों के लिए ये टारगेट मिला कि भाई कोचिंग करना बेकार है, बाहर जाकर नहीं सिलेक्शन होता है। मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप यहाँ पढ़ रहे थे बच्चों, तो पहली चीज़ आपको 100% तैयारी करवाई गई थी केवल 12th निकालने के लिए। उसका नॉलेज देने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया था। जैसे कि वही एग्जाम्पल कि आपको कॉन्सेप्ट बता के डंडा मार मार के कॉन्सेप्ट हमने रटा दिया था। और ज़्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन आपके यही आते हैं, थ्योरिकल, न्यूमेरिकल वगैरह कम पूछे जाते हैं। तो आपकी थ्योरी बहुत अच्छी कंप्लीट थी,
तो थ्योरी की वजह से आप काफ़ी अच्छा नंबर पा गए थे और अच्छा परसेंट आपने बना लिया था। पर जब आप न्यूमेरिकल नहीं लगाए थे तो थ्योरी आपको याद तो थी लेकिन उसकी समझ आपको कम थी। इसीलिए जब वहाँ गए आपको अच्छा परसेंट लेकर, तो वहाँ आपकी थ्योरी तो बहुत अच्छी क्लियर थी, मतलब रटी हुई थी, पर उसकी समझ नहीं थी। और वहाँ बड़े कोचिंगों में ये शुरुआत तो बहुत अच्छे से करते हैं कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं, आपका पहले टारगेट बनवाते हैं, फिर उसके बाद यही मान के चलते हैं कि जब आप इतना अच्छा परसेंट बनाकर यहाँ आए हैं तो आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर है। और इस वजह से आप वहाँ पे थोड़ा सा शुरू के 1 डेढ़ महीने 2 महीने आपको उन बच्चों के पास तक पहुँचने में लग जाता है, मानी कि अपने बेसिक कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तो वही शुरू का 1 डेढ़ महीने का आपका सिलेबस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है और फिर आगे आपका सिलेक्शन बहुत ही कम हो पाता है। इसका एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के तौर पर भी मैं आपको दूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, आप भी जानते हो और भी सारे बच्चे जानते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा आप लोग ड्राइवेशन करने में या कि कोई भी सवाल जो कि डायरेक्टली आपकी बुक में दिया है उसको हल करने में आपने अप्लाई किया है। नॉर्मली यही पढ़ाई अपने यहाँ सभी लोग करवाते हैं, पर बहुत ही मुश्किल है। ये एक एग्जाम्पल है बेटा, इसमें आप लोग जानते होंगे तब भी, मतलब एक तो ये समझिएगा किसी बड़ी चीज़ के लिए। तो अगर मैंने आपको 103 का स्क्वायर निकालने को दिया, देखिए इस साइड आपको मैंने करके दिया है, तो आप क्या लिखोगे, 103 गुणे 103, फिर पहले 3 का गुणा किया तो 309 आया 103 में, फिर 0 का गुणा किया तो 3 0 आ गया, फिर एक जो बचा है सैकड़ा में उसका गुणा 103 में किया तो 103, फिर तीनों को जोड़ दिया तो आपका ये आंसर आया, है ना, क्लासिकल मेथड बिल्कुल। पर कभी ने आपने इसका डिफरेंस टाइप से करने का कोशिश किया? वो डिफरेंट टाइप ये हो सकता था कि आप 103 को 100 धन 3 लिख सकते हो, तो क्या 100 धन 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है? तो आपने डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगा दिया, 100 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 गुणे 100 गुणे 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। और फिर जल्दी से ये स्क्वायर वगैरह बड़ा आसान है। 100 का स्क्वायर निकालने के लिए आप पहले 1 लिख लो और दोनों 100 में जितने भी शून्य हैं यानी कि 1 2 3 4, 4 शून्य को लिख दो, स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर भी निकालना आसान है, 3 3 9 कर लिया। और 100 दूना 200, 200 3 600, ये भी आसान था, इनको जोड़ लो, डायरेक्टली जोड़ लोगे आप तो आपका उतना ही आंसर आया। तो ये डिफरेंस होता है जब आप यहाँ छोटी जगह से जाते हो वहाँ पे कोचिंग करने, तो आप इस मेथड को फॉलो करते हो और इस मेथड को फॉलो करते समय आप उन बच्चों से थोड़ा सा पीछे रहते हो जो इस मेथड का फॉलो पहले से ही कर रहे हैं। ये केवल एक एग्जाम्पल था बच्चों, आप समझ जाओगे कि आपके क्लास में जो भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उनसे जब आप थोड़ा सा पीछे हो तो नए क्वेश्चन समझने में आप जैसे मान लीजिए 10 सेकंड का समय लिए तो वो तुरंत 2 सेकंड में ही समझ कर अगले क्वेश्चन में कूद गए, यानी कि 10 सेकंड में आपने एक क्वेश्चन समझा और वो 5 क्वेश्चन समझ गए, तो आपसे 5 गुना आगे चलने लगे ना। इसीलिए वो जल्दी ही सफलता को प्राप्त कर लेते हैं और आप थोड़ा सा कम। एक ये उदाहरण दूंगा तुरंत यहाँ पे आपके लिए कि जैसे किसी बहुत बड़ी कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ जो इस फील्ड में किसी कंपटीशन लेवल के फील्ड में होती है। उसमें टोटल पूरे इंडिया से गए करीब 5 लाख बच्चे पढ़ने और सिलेक्शन हुआ केवल 500 का। अब वो 500 भी बच्चे ही थे जिनका सिलेक्शन हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ? उसका रीज़न यही था जो मैं अभी आपको समझाया कि जिन 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो आपसे 5 गुना आगे थे। पढ़ाई आप दोनों ने बराबर की और आप उसे फिर लक का नाम देते हो या किसी अन्य चीज़ का नाम दे देते हो कि इस वजह से उनका हुआ मेरा नहीं हुआ। पढ़ाई सबने बराबर की, पर वो लक नहीं था बेटा, उनकी मेहनत थी। मेहनत इसी टाइप से थी जैसा मैंने आपको समझाया कि वो आपसे 5 गुना आगे थे। तो उस 5 गुना वाले डिफरेंस को कम करने के लिए आप यहाँ थोड़ा बहुत मेहनत करिए, क्योंकि अगर एनसीईआरटी भर आपको साल भर में तैयार करना हो है तो जितना टाइम आपके पास टोटल है वो बहुत ज़्यादा है बच्चों, है ना। दूसरा, आपके पास गोल्डन चांस मिल गया लॉकडाउन के कारण, आप 100% घर में रह रहे हो, ना तो स्कूल ना तो कोचिंग, तब तो आपके पास बहुत सारा समय है इन सब चीज़ों में आगे बढ़ जाने के लिए।
जहाँ सहारा की बात की जाए तो यूट्यूब हो गया, आसपास आपके टीचर हैं, और अगर नहीं भी हैं तो कोचिंग की तो परमिशन नहीं है। आप दो चीज़ों की व्यवस्था करिए अपने आसपास। 4-5 बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क लगाकर, और एक बोर्ड और मार्कर की व्यवस्था करिए। और मुझे आप फ़ोन कर दीजिए, मैं आऊँगा आपको वहाँ पे बताने के लिए, जब तक लॉकडाउन है ना। बिल्कुल आऊँगा। इस चीज़ के लिए सरकार भी परमिशन दे रही है। आप देख रहे होंगे आपके आसपास टीचर्स को घर घर जाके पढ़ाने बोला जा रहा है, सरकारी टीचर्स को। तो इस चीज़ के लिए सरकार भी कुछ नहीं बोलेगी हमें। तो आप ऐसा करिए तो सही, आप प्रयास करिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही मैं चर्चा करूँगा। आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए 4 वीडियो डालूँ, 11th और 12th का मैथ और फिजिक्स का प्रिपेयर करके। तो 2 मैथ और फिजिक्स 12th के हो गए और 2 मैथ और फिजिक्स 11th के हो गए। मैं आज शाम तक में ये 4 वीडियो आपको प्रिपेयर करके डालूँगा, और देखिए, अच्छे से देखिए और उसे समझिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आप उस चीज़ को समझ गए होंगे, और एक निश्चित गाइडलाइन को पालन करके आप जो भी अपना टारगेट बनाइए उसे आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।